सुप्रभात बच्चों, मैं शुभस्मिता आप सबको मेरी शुभ हिंदी अध्ययन चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरी ओर से आप सभी को आज दिन की शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और खुशहाल होंगे। आपके मेहनत और समर्पण द्वारा आप अपने लक्ष्यों की प्राप्त करिए। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं आज की पहली विषय वस्तु। तो चलिए आज के विषय वस्तु शुरुआत करते हैं। भाषा की परिभाषा अर्थात क्या है? भाषा की परिभाषा को समझने का अर्थ क्या है? उसका महत्व क्या है? उसे क्यों समझना चाहिए? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, वो पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है। अर्थात भाषा एक सरल साधन है जिसे हम समझते हैं तो हम कहना क्या चाहते हैं, और किसी से हम कुछ वार्तालाप भी करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वो जो हमें कहते हैं वो क्या कहते हैं। भाषा तो कहें हम सरल शब्द में मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। अर्थात सरल शब्दों में हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं और वो समझ के हमें प्रत्युत्तर दे, वही भाषा है। तो अगर हम दूसरे शब्दों में समझने चाहें जिसके द्वारा हम अपने भाव का लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भाव को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। हाँ, जैसे मैंने अभी बोला कि भाषा बहुत सारे हैं। हम अपनी अपनी राज्यों में हमारी अपनी अपनी एक भाषा है। हिंदी भी ठीक वैसे ही है। उसका अर्थ, उसका महत्व, मान्यता भी हमें समझना चाहिए। तो एक भाषा को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं, उसे समझाते हैं, वो भी बहुत सरल उपाय से। जैसे मैं अभी आप सबको कुछ कहकर समझा रही हूँ कि नहीं, यह चीज यह होता है, ऐसे होता है, तो आप समझते हैं। उससे समझकर आप मुझे उस चीजों का, उस पंक्तियों का, उस व्यक्त का, उस वाणी का प्रत्युत्तर देते हैं। ठीक वैसे ही किसी शब्द को समझने के लिए हमें उस भाषा के परिचित होना चाहिए और मुख्यतः हमें उसका लिखित और कथित रूप को समझना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कई कईयों में पढ़ने की क्षमता होती है पर वो लिखने की क्षमता को सार्थक नहीं कर पाते, और कईयों कईयों में पढ़ने की क्षमता नहीं होती है पर वो लिख जरूर पाते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप कागज और कलम हम जानते हैं एक दूसरे के परिपूरक हैं। क्यों? कागज की उत्पत्ति इसीलिए हुआ था कि हम कलम के माध्यम से उसके ऊपर लिख सकें, कुछ भी लिख सकें। ठीक वैसे ही लिखित और कथित एक दूसरे के परिपूरक हैं। क्योंकि अगर हम कुछ पंक्ति, कुछ शब्द को लिखें तो उस शब्द की हमें स्मरण होती है और हम वो कहीं पे भी सटीक रूप से उच्चारित करके कह सकते हैं और स्मरण भी कर सकते हैं। ठीक वैसे ही कथित, अगर हम किसी भी शब्द को पढ़ने की क्षमता रखते हैं, उसे हम किसी के सामने भी व्यक्त कर सकें और वो उस कथित को समझकर हमें प्रत्युत्तर देते हैं। पर जैसे सब जानते हैं आदि मानव की दुनिया होती थी, वह समय भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, पर वो सब अपने अपने बीच में एक संकेतों के माध्यम से वार्तालाप करते थे और उसे समझाते थे भी कि यह चीजें ऐसे ऐसे होते हैं। वो एक
संकेत अर्थात इशारों में बातें करते थे, ताकि सामने जो भी हो उस भाव का आदान प्रदान को वो समझ सके, और वहीं से भाषा की महत्व का उत्पत्ति हुआ, अर्थात भाव का महत्व उत्पत्ति हुआ। मानो हम अभी हमारे युग में हम एक खेल खेला करते हैं, जैसे कि उसे अगर हम बोले अंग्रेजी में दम शो है। हम एक इशारों में हमारे भाव को समझाते हैं और दूसरे हमें वो कहकर समझाते हैं। ठीक वैसे ही संकेतों का वार्तालाप होना, इशारों का वार्तालाप होना एक भाषा का आदान प्रदान ही है। और जैसे यहाँ समझा गया है कि आदि मानव के साथ भी वो सब ही होता था जो हम अब भी कर रहे हैं। हम अब बच्चों के बीच में देखते हैं कि वो डम शो खेलते हैं, अन्य खेल भी हैं जिसे हम इशारों से समझा सकें। तो असुविधा को दूर करने के लिए अपने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए, और शब्दों के मेली से बनी है भाषा। अब यहाँ असुविधा को दूर करने की बात क्यों गई है, क्यों कही गई है? क्योंकि अचानक किसी चीजों का होना, किसी परिस्थिति का उत्पत्ति होना, और वे समय जब कभी भाषा की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब हम अपनी मुख की वाणी को, अपने मुख की वाणी अर्थात इशारों की वाणी को समझाते थे। तभी उसकी धीरे धीरे करके शब्दों का वाणी को महत्व दिया गया। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। जैसे मैंने आप सबको ठीक पहले ही बताया कि भाषा को जितना सरल रूप से समझा पाओगे, उतना ही सरल होता है समझना। बोलना बोलना एक ऐसी भाव है जिसे हम दूसरों को कुछ समझा सके, और वो उसे हमें प्रत्युत्तर भी दे, उतना सरल हो सकता है भाषा। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आप सबको अभी समझा रही हूँ, कुछ कहकर समझा रही हूँ। ठीक वैसे ही एक छात्र कक्षा में अध्यापिका को कुछ समझाता है, बोलकर सुनाता है, और वो अध्यापिका उसे सुनते हैं। और हम ऐसे कह सकते हैं कि अध्यापिका बोलते हैं और छात्र सुनते हैं। ठीक वैसे ही एक बच्चे को माता पिता बोलकर अपनी मन के भाव को प्रकट करते हैं, और वो बच्चा वो सारे भाव को सुनते हैं, मतलब समझते हैं। किसी व्यक्ति का मन की भाव को प्रकट करना और दूसरों का वो समझना, भाव का आदान प्रदान, यही सब ही भाषा का मूल मंत्र है, भाषा का महत्व है। भाषा की परिचित होना यही सबको ही समझाता है। तो अब हमें भाषा का उद्देश्य क्या है समझना है। भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण अर्थात किसी को भाषा को पहुंचाना, मतलब सरल रूप से समझाना। विचारों का अर्थात मन के भाव को प्रकट करना। इन्हीं आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा हमें पहले समझना होगा, मौखिक भाषा क्या है। मौखिक शब्द समझाता है मुख की वाणी, मुंह में बोली, जो प्रथम बोली होती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सरल रूप से जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अब वो समझ के
मुझे उसका प्रत्युत्तर दें, वही मौखिक भाषा होती है। किसी को सरल रूप से कुछ समझाना कहकर और वो सुन सके और उसी बोली का अर्थ समझ सके, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण स्वरूप कहा गया, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वो श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। अर्थात भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में समझे, जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। पहले हमें ध्वनि का अर्थ समझना है। ध्वनि मतलब मुख्य रूप से कंपन है, अर्थात दो वस्तु का आपस में टकराकर एक कंपन का संचारित होना, वही ध्वनि को समझाता है। अगर हम सरल रूप से समझें, ध्वनि एक कंपन जो मनुष्य के कानों में गूंजते रहे, सुनाई पड़े, उसी ध्वनि का संयोग से शब्दों का संगठित होता है। तो उदाहरण स्वरूप टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। मौखिक या उच्चारित भाषा भाषा का बोलचाल का रूप है। उच्चारित भाषा का इतिहास तो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया होगा, तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। इसीलिए यह कहा जाता है कि भाषा मूलतः मौखिक है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। मौखिक भाषा का कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। जैसे यह भाषा का अस्थायी रूप है, उच्चारित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाता है। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो पाए, तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। यह भाषा का मूल्य या प्रधान रूप है। लिखित भाषा। लिखित भाषा अपने ही एक समझ दिलाता है। जैसे कि मौखिक भाषा में हम समझे मुख के वाणी को समझाता है। लिखित भाषा अर्थात किसी भी भाव को लिखकर समझाना, वही लिखित भाषा को समझाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण स्वरूप मुकेश छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें यह एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरे व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, लिखित भाषा उसे कहते हैं। अगर कोई भी मनुष्य लिखकर अपने भाव को, अपनी सुविधाओं को प्रकट करते हैं और दूसरे
उन्हें पढ़कर समझकर उन्हीं का प्रत्युत्तर में वो भी लिखित रूप में देते हैं। वही भावों का आदान प्रदान, वही भाषाओं का आदान प्रदान को लिखित भाषा कहते हैं। दूसरे शब्द में अगर जाने, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप पत्र लेखन, लेखिका जो पत्र में लिखते हैं या कविताएं लिखते हैं, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी आदि इत्यादि। उच्चारित भाषा की तुलना में लिखित भाषा का रूप बाद का है। मनुष्य को जब यह अनुभव हुआ होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्तियों तक या आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचा दे, तो उसे लिखित भाषा की आवश्यकता हुई होगी। अतः मौखिक भाषा को स्थायित्व प्रदान करने हेतु उच्चारित ध्वनि प्रतीकों के लिए लिखित चिन्हों का विकास हुआ होगा। अर्थात मौखिक भाषा अस्थायी रूप है। क्यों? अगर मौखिक भाषा एक बार में बोल दिया गया तो दूसरी बार उसे सुनने या उसे फिर से बोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक ही बार में उच्चारित किया तो समाप्त हो गया। लिखित वो स्थायी है। अगर किसी चीज को, अगर किसी लिखनी को लिख कर रखते हैं तो स्थायी रूप में रहती है, तो बाद में किसी भी पीढ़ी उसे आके दोबारा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह विभिन्न भाषा भाषी समुदायों ने अपनी अपनी भाषिक ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले विभिन्न लिखित चिन्हों का निर्माण किया और इन्हीं लिखित चिन्हों को वर्ण कहा गया। अर्थात लिखित चिन्हों के समुदाय को वर्ण कहते हैं। वर्ण। अतः जहां मौखिक भाषा के आधारभूत को ध्वनि कहते हैं और लिखित भाषा के आधारभूत को वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि यह भाषा स्थायी रूप है, क्योंकि एक बार अगर लिखित भाषा को लिखा गया, फिर कई पीढ़ियों के आने के बाद भी वही लिखित भाषा स्थायी रूप में रहती है और उन्हें दोबारा पढ़ना, लिखना, समझना सब कुछ किया जा सकता है। इस रूप में हम अपने भाव और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है, जो उच्चारित ध्वनियों को अभिव्यक्त करते हैं। यह भाषा का गौण रूप है। इस तरह यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाषा का मौखिक रूप ही प्रधान या मूल रूप है। किसी व्यक्ति को यदि लिखना पढ़ना नहीं आता तो भी हम यह नहीं कह सकते कि उसे वो भाषा नहीं आती। किसी व्यक्ति को कोई भाषा आती है, इसका अर्थ है वो उसे सुनकर समझ लेता है तथा बोलकर अपनी बात संप्रेषित कर लेता है। जैसे हम अगर उदाहरण लें तो छोटा बच्चा या फिर जन्म हुआ शिशु वो सुनकर स्मरण करती है कौन सा शब्द क्या और किसे अर्थ करता है, उसका अर्थात क्या होता है। ठीक वैसे ही अगर किसी को लिखनी या पढ़ने की क्षमता ना हो, वो सुनकर एक भाषा का परिचय दे सकता है, एक भाषा का यथार्थ समझा सकता है और अपने भावों को संप्रेषित कर सकता है। सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं,
वे सब सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। अगर हम दूसरे शब्द में समझे, जब संकेतों या फिर इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वो सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, भूख बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। जैसे कि इशारों की बातों को, इशारों के भाव को समझना संभव होता है। माना गूंगे व्यक्ति, गूंगे मनुष्य के द्वारा ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग ज्यादातर होता है। फिर भी कभी-कभी बच्चे भी खेलकूद में सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। भाषा की प्रकृति। भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रभावित होती रहती है। बहता नीर अर्थात बहते हुए नदी। भाषा के दो रूप हैं, कथित और लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा अर्थात लिख कर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बंटी है। हाँ। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्यों शब्दों से और शब्द मूल ध्वनि से बनते हैं। इस तरह वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां ही भाषा के छोटी छोटी अंग हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्ययों का अध्ययन विवेचन होता है। अतएव व्याकरण भाषा पर आश्रित है। भाषा के विविध रूप जैसे बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा। बोलियां क्या है? जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों के करती है, उसे बोली कहते हैं। अब जैसे हम विभिन्न प्रांत से हैं, हर एक प्रांत में हर एक भिन्न भिन्न भाषाएं का उपयोग किया जाता है और कईयों का घरों में कुछ, कईयों का पाठशाला में कुछ, विभिन्न भिन्न भाषा की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। यह घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी भी क्षेत्र विशेष में भी बोली जाती है। जैसे उदाहरण स्वरूप भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश, ओडिया आदि इत्यादि। हर एक प्रांत की हर एक अलग अलग भाषाएं। परिनिष्ठित भाषा यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, तब वो परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है। खड़ी बोली एक भाषा है जो मतलब बोली है, आज वो
परिनिष्ठित भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। खड़ी बोली एक प्राचीन भाषा है। हिंदी शब्द का प्राचीन भाषा होती थी खड़ी बोली। आज के समय पर वो परिनिष्ठित भाषा में परिवर्तित हो गया है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर किया जाता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर 15 विकसित भाषा पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। हम सब परिचित हैं, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसी प्रकार हर देश की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन इत्यादि। राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली वो समझी जाती है, तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। दूसरे शब्दों में अगर समझे, वो भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे पड़ोसी देशों की अंग्रेजी भाषा, जापानी, चाइनी मतलब चीनी भाषा, वैसे ही हमारी भारत देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी। यह लगभग 17 से 72% लोगों द्वारा प्रयोग की गई है।